नमस्कार। आप देख रहे हैं बस तक। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। देखिए, बाजारों के लिए ये समय काफी मुश्किल चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ इम्पोज किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, व्हाइट हाउस के द्वारा, उसके कारण पूरी दुनिया में इस समय हलचल है। पूरी दुनिया के बाजार क्रैश करते नजर आ रहे हैं। देश की बड़ी बड़ी इकोनॉमी यहाँ पर गिरावट का सामना कर रही है। बाजारों के लिहाज से अगर देखा जाए तो खुद अमेरिकी बाजार डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन का दंश नहीं झेल पा रहे हैं। खुद अमेरिकी बाजार बुरी तरीके से गिर रहे हैं। और फिलहाल इस समय जो हम आपके सामने जानकारी लेकर के आए हैं इस वीडियो के तहत, जो हम लाइव बैठे हैं आपके सामने, उसमें हम आपको ये बता दें कि यूएस मार्केट्स ने मंडे का जो कारोबारी सत्र अपना शुरू किया है वो भी भारी गिरावट के साथ शुरू किया है। 7 अप्रैल इस समय यूएस मार्केट के लिए भी एक ब्लैक डे बनकर के सामने आया है। अगर बाजार खुलने के बाद देखा जाए तो इस समय डाउ जोन्स लगभग 4% टूट चुका है। S&P 500 का इंडेक्स 4.25% के आसपास गिरता दिखाई दे रहा है। नैस्डैक में 4.25% के आसपास गिरावट दिख रही है। और बाजार इस समय बुरी तरीके से टूटे हुए हैं अमेरिका के। यूएस मार्केट्स के ऊपर समझना है, यूएस मार्केट्स को पूरी यूएस मार्केट्स को पूरी तरीके से समझेंगे, यूएस मार्केट्स में क्या कुछ हो रहा है ये सब कुछ समझेंगे, क्योंकि इसे समझना बेहद जरूरी है। इस समय अगर यूएस मार्केट्स को नहीं समझा तो भारतीय बाजार की गिरावट को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ग्लोबल लेवल पर अलग अलग देशों में जिस तरीके से गिरावट हो रही है उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यूएस मार्केट्स को समझते हैं। और इस समय हमारे पास इस समय बेहद ही खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। गौरव गोयल जी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, जिनके साथ समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी सुपर पावर, आखिर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही राष्ट्रपति के सामने कैसे लड़खड़ा रही है इस समय। गौरव गोयल जी, आपका बहुत स्वागत है आज बिस्तक पर। थैंक यू अनिमा। आप लोगों के साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है और होपफुली आज हमारे दर्शक बहुत कुछ आपके देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि अमेरिका में क्या चल रहा है और उसकी वजह से देश पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। जी बिल्कुल सर। और समझना आपसे सबसे पहले यही चाहेंगे सर, ये जो अमेरिका में आज स्थिति हो गई है, यूएस मार्केट्स जो है अपने रिकॉर्ड हाई से, कई कई बाजार तो इस समय देश की बड़ी बड़ी इकोनॉमी के अपने रिकॉर्ड हाई से बुरी तरह टूट ही रहे हैं। लेकिन अमेरिकी बाजार, अमेरिका के ही राष्ट्रपति का फैसला था कि वो पूरी दुनिया पे टैरिफ इंपोज करेंगे। अमेरिका के ही राष्ट्रपति ने ये कहा था कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। और अमेरिका के साथ अभी तक बाकी देश जो है वो मनमानी तरीके से टैक्स वसूल रहे थे। अब अमेरिका टैक्स वसूलेगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा। लेकिन अमेरिकी बाजार नहीं झेल पाए। 52 वीक लो पे इस समय नाजडैक है। नाजडैक में गिरावट, S&P 500 का 4.25% टूट जाना, डाउ जोन्स का बुरी तरीके से नीचे आ जाना, क्या दिखा रहा है इस समय? क्या बेयर मार्केट आ गई है? नाजडैक, S&P 500 और डाउ जोन्स के डेटा ये कह रहे हैं। तो अनिमा, हमें ये पूरा का पूरा जो कुछ हो रहा है, चाहे नास्डैक में हो रहा है, चाहे डाउ जोन्स में हो रहा है या बाकी दुनिया में हो रहा है इंक्लूडिंग इंडिया में, ये बात हमें समझने की है कि हम्म। ये ट्रम्प के टैरिफ्स में जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, और मैं इसे बोलता हूँ ट्रम्प का टैरिफ वॉर। इस टैरिफ वॉर में उन्होंने स्टेप्स लिए हैं जो उनका उद्देश्य गलत नहीं है। अमेरिका की जो फिस्कल डेफिसिट है वो आज की डेट में 7% ऑफ द जीडीपी है और ये सस्टेनेबल नहीं है। एट 7% ऑफ जीडीपी इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल कि अमेरिका जो है उसको रहने दे और मनी प्रिंट करता रहे और आगे की जनरेशन उसको भुगते। तो वो जो करना चाहते हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं मेरे हिसाब से। 7% जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट और साथ में 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का नेट डेफिसिट या डेट, ये बहुत बड़ा इशू है अमेरिका के लिए। और इसको दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास करे हैं। मैं प्रयास की सराहना करता हूं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वो प्रयास करे हैं हम्म। शायद उनका तरीका सही नहीं है। हम्म। उन्होंने एक्सट्रीम मेजर्स लिए हैं। सारे देश, चाहे वो दोस्त हों चाहे दुश्मन हो, उनको एक उसमें एक तरीके से उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ का कैलकुलेशन भी अजीबोगरीब ढंग से किया है। तो ये जो है अपने आप में दर्शाता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा सोच समझ कर टैरिफ्स नहीं लगाए हैं। हम्म। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अल्टीमेटली इसका सबसे बड़ा भुगतान
अमेरिकन जनता को देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी टैरिफ्स की वजह से वहां पे प्राइस इंक्रीज होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, हम्म। उनकी कॉस्ट में परचेजिंग होती है, वो सारा का सारा गवर्नमेंट बेयर नहीं कर पाएगी। अमेरिकन पॉपुलेशन सबसे बड़ा विक्टिम है इन सब टैरिफ्स का। और हम्म। मेरे ख्याल से ये काफी अनपॉपुलर डिसीजन रहेगा, क्योंकि उनका तरीका लगाने का, एग्जीक्यूट करने का सही नहीं है। जी सर, नास्डैक को अगर देखें इस समय हम लोग तो अपने रिकॉर्ड हाई से 22% नीचे आ चुका है नास्डैक जैसा मार्केट। बड़ी गिरावट यूएस मार्केट्स में, फिर ट्रम्प ये कहते हैं कि विदेशी ताकतों की वजह से अमेरिकी शेयर बाजार गिर रहा है। देखिए, ये जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि ट्रम्प जो है एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। उनको अपने देश में अपने किए गए स्टेप्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। अमेरिकन डाउ जोन्स इस साल में उसका करेक्शन ऑलमोस्ट 13% का है। नास्डैक 20% गिर गया है। S&P 500 17% गिरा है। और आप ये देखेंगे कि ये सब गिरावट जो भी आई है, ये पिछले कुछ दिनों की ही गिरावट है। उससे पहले कोई अमेरिकन मार्केट मेजरली गिर नहीं रहे थे। हमारे इंडियन मार्केट जरूर गिर रहे थे सितंबर से, लेकिन जो अमेरिका में बल्क ऑफ द फॉल या गिरावट जो आई है, वो ट्रम्प के स्वेरिंग इन के बाद आई है। और पिछले एक हफ्ते में ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जब से उन्होंने टैरिफ्स अनाउंस करे हैं। 2 तारीख को उन्होंने टैरिफ्स अनाउंस करे हैं, और उसके बाद इक्विटी मार्केट्स वहां के टंबल करने लग गए हैं। सिर्फ अमेरिकन मार्केट्स ही नहीं, अक्रॉस द बोर्ड दुनिया भर के बाजारों में भयंकर गिरावट है। चाहे वो हांगकांग हो, चाहे ताइवान हो, चाहे जापान हो, चाहे इंडिया में तो फिर भी कम इम्पैक्ट हुआ है। यूरोप के मार्केट्स में भी बहुत तेजी से गिरावट आई है। और ये गिरावट सिर्फ इक्विटी मार्केट्स तक सीमित नहीं है, ये आप कमोडिटीज में देखें, कमोडिटीज भी बुरी तरह टूट गए हैं। क्रूड ऑयल ब्रेंट जो है, वो करीब करीब $63 पे आ गया है। जी। गोल्ड और सिल्वर तक सफर करने लगे हैं। गोल्ड अभी तक हम लोग सबसे ज्यादा सेफ कर मानते थे उसे, एक एज अ मेटल, जहाँ पे सब लोग जो हैं गोल्ड परचेज कर रहे थे एज एन ऑल्टरनेटिव टू US डॉलर। गोल्ड में भी करेक्शन आया है। हम्म। बिटकॉइन जो है 76,000 पे आ गया है, $76,000 पर बिटकॉइन। और एक समय ये अभी कुछ समय पहले $107,000 पे के ऊपर चला गया था। सो आप ये देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग हो रही है सारे एसेट क्लासेस में, और इसका सिर्फ एकमात्र रीजन है ट्रम्प के टैरिफ्स। जी, यानी सर कुल मिलाकर के अगर हम कहें कि ट्रम्प के अपने डिसीजंस जो है वो उनके अपने ही देश पर हावी हो रहे हैं, हार्म कर रहे हैं अमेरिका को, तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा। सी, मैं ये मानता हूँ कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और ये किसी ना किसी लेवल पे होना चाहिए। ये हम्म। बलून कभी ना कभी फटना था, आज फटा है। ये क्योंकि आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेफिसिट लेके आगे नहीं चल सकते हैं, आपकी देश तरक्की नहीं कर सकता है। तो अमेरिका में एक डेफिनेट प्रॉब्लम थी, और इस प्रॉब्लम को पिछले कई दशकों से ये मतलब बिना एड्रेस किए चले ही जा रही थी, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। हर साल डेफिसिट ऐड पे ऐड होता जा रहा था। एंड आई मस्ट से कि कंट्रीज जो हैं, जो उनके अगेंस्ट ट्रेड डेफिसिट यूएस जो रन करता था, जैसे चाइना हो गया, जैसे सबसे लार्ज कंट्रीज में चाइना, मेक्सिको, आयरलैंड आ गया, कुछ यूरोपियन कंट्रीज आ गई। इन इंडिया का भी ट्रेड सरप्लस है अगेंस्ट यूएस। तो ऐसी अगर हम 10 कंट्रीज टॉप देखें, तो बहुत बड़ा डेफिसिट रन करता है यूएस। और इसको अ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनका जो कहना चाह रहे हैं और करना चाह रहे हैं, जो उद्देश्य था, वो बिल्कुल ठीक था। पर इनका तरीका सही नहीं है। ये एकदम से एक्सट्रीम मेजर्स लेके नहीं किए जा सकते हैं। और एक्सट्रीम मेजर्स का हर्जाना जो है, अमेरिकन जनता ऑलरेडी भुगतना शुरू हो गया। आज आपने देखा होगा, डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं यूएस में। उनके सपोर्टर्स भी बहुत कुछ उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और मेरे को लगता है इसका ये खुद बहुत जल्दी रियलाइज करेंगे इस चीज को। आज तो ये खुद कह रहे हैं कि 50 देश हम लोगों के साथ ट्रीटी करना चाहते हैं, और हम लोग ये करना चाहते हैं, बट इट वोंट बी दैट इजी। चाइना हैज ऑलरेडी रिटेलिएटेड। यूरोप कह रहा है कि हम लोग सैंक्शंस लगाएंगे, मेरे को लगता है कि वो जरूर लगाएंगे।
और भी बड़े देश हैं जो लगा सकते हैं। तो नेट नेट अमेरिका को इस तरह से एक्सट्रीम मेजर्स लेके फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। जी बिल्कुल सर, आपने सही चीज मेंशन करी है। चाइना ने 34% टैरिफ लगा दिया है, रिटेलिएटरी टैरिफ है। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन में आज बैठक भी हुई है बड़ी, और जर्मनी ने जो डोनाल्ड ट्रंप का एक पूरा फैसला है उसको एकदम बेबुनियाद और एकदम ही बेअसर फैसला करार दिया है। फिलहाल जर्मनी का ये कहना है कि ये जो फैसला है ये नॉनसेंस काइंड ऑफ फैसला है, ये नहीं होना चाहिए था। हालांकि दूसरे देश है, उनको ज्यादा टैरिफ लगने से फर्क पड़ रहा है, इसलिए वो नाराजगी जरूर जाहिर कर रहे हैं। लेकिन सर, चाइना के रिटेलिएटरी टैरिफ किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या दूसरे देश भी ऐसा कर सकते हैं? क्या दूसरे देश भी अमेरिका के ऊपर अब रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे? तो इससे तो ट्रेड वॉर का खतरा और तेजी से बढ़ने लगेगा। और ट्रेड वॉर जहां तक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि अमेरिका ने टैरिफ अनाउंस करते ही ट्रेड वॉर का आगाज कर दिया था, और चाइना ने इसके ऊपर अपने रिटेलिएटरी टैरिफ लगा करके इसको और तेज भड़का भी दिया है। तो अब क्या दूसरे देश भी ज्वाइन इन करेंगे? सो ये चाइना ने जो रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए हैं, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि वो उसको इमीडिएटली कोई ड्रॉप नहीं करने वाले हैं, मतलब कोई पीसफुल नेगोशिएशन पे नहीं आने वाले हैं। इनफैक्ट उनका जो रिटेलिएटरी मेजर्स है उससे एक बात ये बिल्कुल क्लियर होती है कि दे आर रेडी फॉर अ वॉर। हम्म। आज के दुनिया में दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स हैं, अमेरिका और चाइना, इकोनॉमिक पावर्स भी और मिलिट्री पावर्स भी। एंड इकोनॉमिकली जैसे जैसे टाइम बीतेगा चाइना डिस्प्लेस करेगा अमेरिका को एज अ ऑन अ लीडरशिप पोजीशन। बट ये होना था कुछ दशकों में प्रोबेबली। पर मेरे को ये लगता है कि जिस तरह से उन्होंने यूनिलैटरली टैरिफ्स लगाए हैं और जो अपने एलाइज पे भी लगाए हैं यूएस ने, तो ऐसा हो सकता है कि चाइना उनको कोर्ट करने की कोशिश करे दूसरे देशों को। और जब कोर्ट करने की कोशिश करेगा दूसरे देशों को, तो उनके साथ अलायंसेस भी कर सकता है। और ये प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम यूएस टू चाइना लीडरशिप का, ये हो सकता है फास्टन हो जाए प्रोसेस को। तो अमेरिका को मेरे हिसाब से तो एक बहुत ही डेंजरस पाथ पे चल दिया है और उसको उससे बचना चाहिए। जहां तक रिटेलिएटरी टैरिफ्स का और सवाल है दूसरे देशों का, ये बिल्कुल हो सकता है। आपने भी बताया जैसे कि यूरोप ऑलरेडी प्लान कर रहा है, उनकी आज मीटिंग हुई है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो सेड कि हम अपनी अपनी कंट्री को बचाने के लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। तो मेरे को लगता है कि ऐसा बहुत कुछ होगा, बहुत सारे देश रिटेलिएट करेंगे, कुछ पीसफुली मैनेज भी कर सकते हैं। मेरे को मालूम है कि इंडिया जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड ट्रीटी साइन कर रहा है अमेरिका के साथ, नेगोशिएशन डिस्कशंस चल रहे हैं उस पे। तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसा कर भी सकती हैं। लेकिन नेट नेट मेरे को ये लगता है कि अमेरिका के लिए हानिकारक है पूरा प्रोसेस। जी। तो सर, लेकिन ऐसे में हमारी सरकार के पास क्या ऑप्शन है अगर देखा जाए तो? क्योंकि हम तो बायलेटरल ट्रीटी साइन करने जा रहे हैं, हमारी बायलेटरल ट्रीटी होनी ही है अमेरिका के साथ। हमारी सरकार के पास क्या ऑप्शन बचता है अमेरिका के इस टैरिफ के बाद? सी अर्निमा, देखिए इंडिया, मेरे को लगता है जब डस्ट सेटल हो जाएगी, जब ये धीरे धीरे करके जो इमीडिएट रिएक्शन आता है इन सब चीजों के ऊपर, और उसके बाद का ये रिएक्शन जब बंद खत्म हो जाएगा, धीमा पड़ जाएगा, उस सिचुएशन के बाद हम ये रियलाइज करेंगे कि इंडिया एक नेट बेनिफिशियरी है इन टैरिफ्स का। हम्म। आप देखेंगे जो जिन मेजर इंडस्ट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं, उन इंडस्ट्रीज में जो है, जैसे टेक्सटाइल्स हो गया या और कुछ जैसे और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, जहाँ पे दूसरे कंपीटिंग कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर हायर टैरिफ्स लगे हैं इंडिया के मुकाबले। ऐसी सिचुएशन में जहां पर दुनिया एक चाइना का ऑल्टरनेटिव देख रहा है, इंडिया कुड बी चाइना प्लस वन फैक्टर, और जहाँ पे कंपैरेटिवली टैरिफ्स कम है कंपीटिंग नेशंस के अगेंस्ट, तो इंडिया एक अल्टीमेटली एक मेजर बेनिफिशियरी हो सकता है। और इसके लिए अगर सरकार सही ढंग से मेजर्स ले और हमारी इंडस्ट्री एक एनिमल स्पिरिट दिखाए, तो मेरे को लगता है कि हम लोग जो हैं इसकी बहुत सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से सरकार सही तरीके से अप्रोच भी कर रही है इसको। अभी तक आपने देखा होगा कोई कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से।
जहां हम्म। यूरोप की तरफ से आ गया है, चाइना की तरफ से आ गया है। हमारी जी। गवर्नमेंट ने बहुत ही एक डिप्लोमेटिकली बहुत ही अच्छे ढंग से इसको हैंडल किया है सो फार, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं है। और मेरे हम्म। ख्याल से वो वर्कआउट भी कर रहे हैं, ट्रीटी पे डिस्कशंस भी हो चुके हैं। आपको याद होगा मार्च के एंड में यूएस के बड़े सीनियर मिनिस्टर्स वहां से आए थे एंड डिस्कशंस वर हैपनिंग। तो जी। मेरे को लगता है कि आने वाले समय में एक्सलरेट होगा। एक दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इसके अलावा और कंट्रीज के साथ भी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड ट्रीटी के बारे में बात कर रहा है, जो अब प्रोसेस एक्सेलरेट हो रहा है। तो हम्म। इंडिया एक तरफ तो अमेरिका के साथ अपना ऑप्शंस रख ही रहा है, जिसमें probably उनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी, इफ दैट डज नॉट वर्क आउट मे बी रिटेलिएटरी मेजर्स होंगे। और अगर तीसरा उन्होंने साइमल्टेनियसली एक अलग फ्रंट खोला है जहां पे वो अलग कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ अपना जो है नेगोशिएशंस कर रहे हैं और ट्रीटी और फ्री ट्रेड जोन्स के लिए आगे बातचीत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इसको सही ढंग से अप्रोच किया जाता है, और मेरे को विश्वास है कि हमारी गवर्नमेंट अच्छे ढंग से अप्रोच कर पाएगी, एट द एंड ऑफ द डे हम लोग एक विनर की तरह निकल के आ सकते हैं इस प्रोसेस से। जी सर, लेकिन अगर ये टैरिफ वॉर भड़क जाती है तो इससे सबसे बड़ा असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ने वाला है। क्या आप ये इसको किस तरीके से देख रहे हैं? इसके ऊपर क्या व्यू रहेगा? ग्लोबल सप्लाई चेन हिल जाएगी तो फिर तो सिर्फ अमेरिका या सिर्फ भारत या सिर्फ चीन की बात नहीं है, फिर तो हर देश की हर इकोनॉमी, और हमसे छोटी इकोनॉमीज भी हैं जिनसे हमारे ट्रेड रिलेशंस बेटर हो सकते हैं, इमर्जिंग मार्केट्स हैं, ये पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन हिलने से सब पे असर आ जाएगा। अर्णिमा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए, ट्रम्प के इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि उन्होंने जो मल्टी कंट्री का जो जैसे WTO था, जहाँ पे सब लोग मिल बैठ के आपस में बातें करते थे, ट्रेड करते थे, पूरी दुनिया के हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस बनते थे, वो तो सारे के सारे एक तरीके से डस्टबिन में चले गए हैं। और उसके उसकी जगह पर सेल्फिशनेस आ गई है, यानी कि हर कंट्री अपना मोटिव, अपना ऑब्जेक्टिव, अपने गोल सबसे आगे रख के दूसरी कंट्रीज के साथ बातचीत कर रही है। तो एक हम्म। बात तो ये क्लियर क्लियर हो गई है कि जो जहाँ पे सामंजस्य के साथ सब लोग को चलना था, वो अब नहीं रह गया है। और इसका क्या रिpercussion होता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। पर दूसरी बात ये भी है कि जहां पर बहुत सारे कंट्रीज एक साथ सफर कर रहे होते हैं, तो वहां पे वो यूनाइट भी होने लगते हैं। हम्म। तो चाहे छोटी कंट्रीज हों, चाहे मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था चाइनीज प्रीमियर जीपिंग का। उन्होंने बोला था कि ड्रैगन एंड एलिफेंट शुड कम टुगेदर, यानी कि चाइना और इंडिया एक को एक साथ आना चाहिए टेबल पे। तो ये स्टेटमेंट ऐसा कोई उन्होंने अचानक ही नहीं दे दिया, कुछ सोच समझ के ही बोला होगा और टैरिफ्स इम्पोज होने के बाद बोला है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कंट्रीज, बाकी कंट्रीज अमेरिका के अलावा, वो सब भी इकट्ठा होके आपस में नेगोशिएशन करके अपने ट्रेड को बढ़ावा दे सकते हैं। वैसे भी इंडिया का जो ट्रेड है ऐसा यूएस के साथ करीब 80-85 बिलियन डॉलर्स का है। और हम लोग जो है इंडिया एक विनिंग पोजीशन में इसलिए भी आ सकता है क्योंकि जो हम सरप्लस रन करते हैं वो इजिली ट्रेड को बैलेंस किया जा सकता है। जैसे हम लोग डिफेंस की डील कर सकते हैं, या कुछ हम और छोटी मोटी चीजें करके हम आराम से उसको निगोशिएट कर सकते हैं। हमारा कोई सरप्लस इतना बड़ा नहीं है जिसको आराम से मैनेज नहीं किया जा सकता। हम ऑयल खरीद सकते हैं, अमेरिका के पास सरप्लस ऑयल है, हमें ऑयल की रिक्वायरमेंट है। वी कैन easily negotiate these trade imbalances with US, प्रोवाइडेड यूएस भी करना चाहे। तो मेरे को लगता है आज की डेट में वो सिर्फ दबाना चाहते हैं, प्रेशराइज करना चाहते हैं। और पर मेरे को लगता है कि अगर हम स्मार्टली गेम खेलें, देन वी कैन बी द अल्टीमेट विनर्स। बाकी जहां तक बाकी कंट्रीज का सवाल है, जो कंट्रीज यूएस को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती थी, उनके लिए डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उनका सर्वाइवल का इशू है। फॉर एग्जाम्पल वियतनाम जैसी एक छोटी सी कंट्री है, जो करीब $123 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है उनका अगेंस्ट US डॉलर, थर्ड लार्जेस्ट। इसी तरह से मेक्सिको है, जो यूएस इकॉनमी को एक्सपोर्ट करके ही उनकी इकॉनमी अपने आप में जिंदा थी और या सरवाइव कर रही थी, एक्सेल कर रही थी।
और अब ऐसी सिचुएशन में जब टैरिफ्स लग गए हैं तो उनके लिए बहुत डिफिकल्टी आने वाली वाली है, और उनको भी और ऑल्टरनेटिव्स देखने पड़ेंगे। जी सर, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल इस समय, अभी आपने खुद ही पॉइंट आउट किया, नेगोशिएशंस का। वर्ल्ड रेडी टू नेगोशिएट, अगर पूरी दुनिया रेडी हो भी जाती है नेगोशिएट करने के लिए, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के शब्द तो ये हैं कि अब पूरी दुनिया हमारे पास आकर के नेगोशिएशन करेगी और हमें डील करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पे तो उनके दिमाग में डीलिंग्स चल रही हैं, उनकी तरफ से नेगोशिएशंस पर दूसरी कंट्रीज को कितनी तवज्जो दी जाएगी, कितना उनके टर्म्स एंड कंडीशंस देखे जाएंगे, या अपनी शर्तों पे करेंगे नेगोशिएशंस? क्या दुनिया नेगोशिएट करने आ रही है अब अमेरिका के पास? सो अर्निमा, इसमें आपने दो तीन चीजें बहुत अच्छी कही हैं। एक तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ट्रम्प जो है अपने आप में एक स्पेशल व्यक्तित्व है। वो अनप्रडिक्टेबल है कंप्लीटली। उनके दिमाग में एग्जैक्टली exactly क्या चल रहा है वो शायद खुद भी नहीं जानते हैं। तो बहुत मुश्किल है ऐसे आदमियों के साथ डील करना, ऐसे पॉलिटिशियंस के साथ डील करना, जो कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल हैं। आज आपको, अच्छा मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ, उनको मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी तो वो नाराज होके उठ के जा भी सकते हैं। इतना अफरा तफरी में वो आराम से गोल्फ भी खेल रहे हैं, मजे भी कर रहे हैं साथ में, ये सब बातें भी बोल रहे हैं। तो ही इज अ वेरी वेरी अनप्रडिक्टेबल कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी, और हर किसी को उनके साथ डील करना इतना इजी नहीं रहता है। अ, हालांकि मुझे ये लगता है कि वो भी समझेंगे धीरे धीरे, और अगर नहीं समझ में आ रहा है कि इस पूरे पूरे प्रसंग में अगर सबसे बड़ा कोई सफर कर रहा है तो अमेरिकन सिटीजन सफर कर रहा है और करेगा, क्योंकि उनको हर चीज महंगी मिलेगी और हर चीज में उनको एक्सेसिबिलिटी भी नहीं मिल पाएगी कुछ चीजों में। तो ये सब चीजें जब बड़ी होके उनके सामने आएंगी और उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होंगे जो हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और जो जो चीजें वो चाह रहे थे वो नहीं हो पाएंगी, ऐसी सिचुएशन में एज अ पॉलिटिशियन उनको टेबल पे आना ही पड़ेगा नेगोशिएशंस करने के लिए। दूसरी कंट्रीज के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा। कुछ नेगोशिएशन जब करते हैं तो कुछ गिव होता है, कुछ टेक होता है, तो इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप होती है नेगोशिएशंस में। तो चाहे वो चाइना हो, चाइना कैसे रिटेलिएट करता है, मेरे ख्याल से चाइना बहुत अग्रेसिव होगा रिटेलिएशन में। इंडिया एंड अदर कंट्रीज मॉडरेट लेवल पे अप्रोच करेंगे इस प्रोसेस को। उनके लिए, ट्रम्प के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि वो जो मॉडरेट कंट्रीज हैं जिनके साथ वो इजीली नेगोशिएट कर सकते हैं, गिव एंड टेक होके आराम से उन चीजों को संभाल सकते हैं, और अपनी कंट्रीज में उसके बाद ये भी कह सकते हैं कि हमने जीत हासिल करी है। तो हम्म। तो आई थिंक पॉलिटिशियंस जो है एक पोर्ट्रेयल करते हैं अपनी इमेज को, और उनके लिए ऐसी सिचुएशन में आने के बाद जहाँ पे उनके मार्केट्स इतना गिर रहे हैं, जहाँ पे यूएस सिटीजन को सफर करना पड़ सकता है, ऐसी सिचुएशन में उनको बाहर निकलना भी जरूरी होगा, कहीं ना कहीं फील जरूर हो रहा होगा। और और साथ में अगर वो इमेज ये क्रिएट कर पाए कुछ कंट्रीज के साथ नेगोशिएट करके, ट्रेड ट्रेड ट्रीटी साइन करके, और फाइनली ये पोर्ट्रे कर सकें कि हम जो हैं ट्रीटी साइन करी है, दूसरी कंट्रीज ने हमारी बातें भी मानी है, तो एज अ पॉलिटिशियन ही माइट कम आउट ऑफ इट नाइसली। तो ये सब जरूरी है, आएंगे जरूर, नेगोशिएशन टेबल पे आना ही पड़ेगा उनके पास, बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। आप हिटलर की तरह एक ऑटोक्रेटिक पॉलिटिशियन, जो सबसे बड़ी कंट्री, जो लीडर लीडर है दुनिया की इकोनॉमी की, वो इस तरह से बिहेव ज्यादा समय के लिए नहीं कर सकती है। बिल्कुल सर। और जब इस तरीके से किसी भी लगभग सुपर पावर जैसे देश के राष्ट्रपति बिहेव करते हैं, तो फिर खतरा बढ़ जाता है मंदी का, और जो कि बढ़ चुका है। रिसेशन का खतरा बढ़ गया। जेपी मॉर्गन कह रहा है 60% संभावना है रिसेशन आएगा। गोल्डमैन सैक्स ने यह संभावना बढ़ा करके 50% के आसपास की कर दी है। यूबीएस जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि अमेरिका में तो आर्थिक मंदी आ ही चुकी है, अब ग्लोबल लेवल पे भी रिसेशन आने की संभावना बढ़ गई है। इसके अलावा और भी कई बड़े ब्रोकरेजेस है कह रहे हैं कि रिसेशन आएगा ही आएगा। ये जो फैसला लिया गया है, इसने मंदी की जो आहट थी वो पहले सिर्फ अमेरिका में थी, अब ग्लोबल रिसेशन की बातें होने लगी हैं। क्या एक्सपेक्ट करके चले सर, रिसेशन आएगा? और अगर आया तो भारत किस किस स्थिति में है, कैसी स्थिति में है?
तो अनिमा, मैं इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं अमेरिका के बारे में बात करना चाहता हूँ, जहां पर रिसेशन का खतरा डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ दीज टैरिफ्स। हम्म। और उसके पीछे रीजन यही है कि ये अमेरिका के लिए ही सबसे काउंटर प्रोडक्टिव है। उनकी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उनका इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं हो पाएंगे ऐसी सिचुएशन में, उनको जो इकॉनमी को ग्रोथ देनी थी वो नहीं हो पाएगी। उनके एक्सपोर्ट्स भी सफर कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज में, बिकॉज वहाँ पे रिटेलिएटरी मेजर्स इम्पोज किए जा सकते हैं। और हम्म। अगर ऐसा ये लंबे प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए ऐसा हुआ कि ये टैरिफ्स कंटिन्यूड रहे, दूसरी कंट्रीज के साथ नेगोशिएट और ट्रेड ट्रीटी साइन नहीं हो पाई, तो इट वुड बी एक्सट्रीमली काउंटर प्रोडक्टिव फॉर यूएस। और यूएस के लिए डबल एज्ड प्रॉब्लम है, बिकॉज एक तरफ तो ग्रोथ की में कमी आएगी, दूसरी तरफ उनका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इस पूरे प्रोसेस को स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, स्टैग्नेंट ग्रोथ एंड हायर इन्फ्लेशन। और हम्म। ये जो है डबल नुकसान होता है। तो यूएस के लिए रिसेशन की गुंजाइश है विद इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन। हालांकि मेरे को लगता है कि एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकॉनमी, और जो वहाँ की कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर है, वो बहुत रोबस्ट और हेल्दी है। और मेरे को, हालांकि आपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के नाम लिए जो 60% और 50% बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से रिसेशन शायद वो वहाँ पे बच जाए। मेरे को ये लगता है कि वहां पे रिसेशन आएगा नहीं, लेकिन डेफिनेटली संभावनाएं बढ़ गई हैं। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाकी कंट्रीज में जो आप ग्लोबल रिसेशन की बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल रिसेशन का आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि दो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं अदर देन अमेरिका। अमेरिका में भी मेरे को लगता है कि शायद रिसेशन ना हो। और दूसरा है इंडिया, जहाँ पे 6.5% का मेरे को लगता है कि हमारी एनुअल जीडीपी ग्रोथ होगी। अगर हम ये मान के चलें कि अमेरिका के फुल टैरिफ्स इंडिया पे लगे रहते हैं, तो 6 to 6.5% की ग्रोथ फिर भी इंडिया में होगी। इसके हम्म। अलावा चाइना भी एक्सपेक्टेड है कि वो 4.5% की जीडीपी ग्रोथ से करेगा। अगर इन दो कंट्रीज में रिसेशन नहीं होगा, तो फिर ग्लोबल लेवल पे रिसेशन आना बहुत मुश्किल है। there are other smaller nations which will grow at very high levels. So overall, I don't think global recession is a problem. American recession फिर भी एक probability है, but not global recession. Thirdly, जी। इंडिया, जो इंडिया हमारी कंट्री है, वहाँ पे कोई probability नहीं है। आई वुड गिव 0% probability टू रिसेशन इन इंडिया। इंडिया में रिसेशन नहीं आएगा, इस बात को मान के रखिए। हम कितने से ग्रो करेंगे, 6 से 6.5% से, या मे बी अ लिटिल मोर, ये टाइम बताएगा। हम लोग इससे नीचे जाने की उम्मीद बहुत कम है। और जी। आरबीआई ने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स काटने शुरू कर दिए हैं। मेरे ख्याल से आप आरबीआई की मीटिंग हो रही है परसों, जी। उसका रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे एक रेट कट और होएगा। तो मेरे को लगता है इंडिया विल ग्रो हैंडसमली एंड विल सपोर्ट ग्लोबल ग्रोथ। जी सर, लेकिन यहाँ पर अमेरिकी बाजारों को और अमेरिकी इकोनॉमी को सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसा कि हम पूरे इस समय डिस्कशन के दौरान ये बात कह रहे हैं कि अमेरिका का आम आदमी इस समय सफर करता हुआ ज्यादा दिख सकता है। तो क्या इस आम आदमी को राहत देने के लिए अब सेंट्रल बैंक अमेरिका का इंटरवीन करेगा? क्या फेड रेट कट करेगा? क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो फेड का रेट कट करने का अनुमान अब ज्यादा बढ़ गया है, संभावना ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का कहने का तरीका थोड़ा सा फिर से कैजुअल हो गया फेड को। वो जेरोम पोवेल से ही लड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि आप हमें सजेशन मत दीजिए, आप पॉलिटिक्स में मत आइए, आप बस खाली रेट कट करिए यहाँ पर। तो अब ये थोड़ा सा तरीका कैजुअल है, लेकिन अर्ज तो यही कर रहे हैं इस समय डोनाल्ड ट्रंप भी कि फेड को रेट कट करने की जरूरत है। कितनी जरूरत है और संभावना कितनी है कि रेट कट हो जाएगा? तो डोनाल्ड ट्रंप इज द प्रेसिडेंट, और वहाँ के अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। वो अपने आप को बादशाह समझते हैं वहाँ पे। और वो ये मान के चलते हैं कि जो मैं कहूँगा, ना सिर्फ अमेरिका उसको माने, बल्कि पूरी दुनिया उसकी बात को माने। ये होती है, ऑटोक्रेटिक स्ट्रीक है उनके अंदर। पर ये भी हमें समझने वाली बात है कि अमेरिकन फेड एक ऑटोनॉमस बॉडी है।
वो सरकार के इशारे पे नहीं चलती है, वो अपना हम्म। डिसीजन खुद लेती है। और उनके पास डिसीजन लेने के लिए बहुत सोचने वाले गंभीर विषय हैं। ट्रम्प ने तो टैरिफ्स लगा दिए हैं, बट उसका जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कट करने से उससे उससे मुक्ति नहीं मिल पाएगी, उससे प्रॉब्लम और सीरियस हो जाएगी। क्योंकि हम्म। अगर आप रेट कट करेंगे तो ज्यादा खर्चा होगा और इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। हम्म। इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक सेंट्रल बैंक का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। ग्रोथ कम सेकंड, इन्फ्लेशन कम्स फर्स्ट। और मेरे को हम्म। नहीं लगता है कि ऐसी सिचुएशन में जब इन्फ्लेशन का बढ़ने का बहुत बड़ा खतरा है, ऐसी सिचुएशन में फेड रेट कट आसानी से करेगा। और उनके ऊपर आप चाहे कितना भी प्रेशर डाल दो, मेरे को लगता नहीं है कि जेरोम पावल जो हैं वो इतनी आसानी से बच करेंगे, बिकॉज इट माइट बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर यूएस इकोनॉमी। और उनके वो एक समझदार सुलझे हुए इंसान है, वो इतनी आसानी से रेट कट नहीं करेंगे इस सिचुएशन जी सर, यहाँ पर अगर बात की जाए टैरिफ्स की, एक बार फिर से इंडिया की टर्म्स में बात करना चाहूंगी, क्योंकि आज जो अमेरिकी बाजारों ने अपना रंग अभी खुलते ही दिखा दिया है, उससे आज सुबह ही हम स्टॉक मार्केट क्रैश झेल करके खत्म किया है हमने आज का कारोबारी सत्र 7 अप्रैल का। और 8 अप्रैल को फिर से अब ये डर बैठ गया है कि जब खुलेंगे तो शायद एक नई गिरावट के साथ खुलेंगे, क्योंकि अमेरिकी मार्केट्स बहुत बुरी तरीके से टूटे हुए दिखाई दिए, अभी हमने शुरुआत में ही बता दिया। लेकिन अभी टैरिफ से डर ये कि चीन के ऊपर इतना टैरिफ लगा दिया, हमारे ऊपर चीन से कम टैरिफ लगाया है, लेकिन सर बात तो यहाँ पर ये है कि हम एक्सपोर्ट भी तो कम कर रहे हैं। तो क्या अब हम इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखें? क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं तो भारतीय बाजार के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आ गई है, फिर तो इस स्थिति में है कि मौके का फायदा उठाए। अनिमा, ये अपॉर्चुनिटी की तरह देखने वाली सिचुएशन नहीं है। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है हमारे सामने, हम्म। और इसको कैपिटलाइज करना ही हमारी सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। हम इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, इसके लिए हमारी सरकार और इंडस्ट्री दोनों को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। क्योंकि हम्म। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, जहाँ पे दुनिया में एक कंप्लीट केओस हो गया है, कंफ्यूजन हो गया है। और ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे चेस की टर्मिनोलॉजी में बोले कि हम लोग ऐसी पोजीशन में आ गए कि हम चेकमेट कर सकते हैं अगर हम सही चाल चलें। पर अगर हम लोगों ने अगर गलत चाल चल दी तो हमारा किंग भी डेंजर में आ सकता है, यानी कि हमारी इकॉनमी डेंजर में आ सकती है। अगर हम यहाँ पे कैपिटलाइज करना चाहें तो हमारे पास बहुत सारे आर्सनल में तीर हैं जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। हम आराम से अपना जो ट्रेड सरप्लस है अगेंस्ट यूएस, हम दूसरी कंट्रीज को की बजाय अमेरिका से परचेज ज्यादा कर सकते हैं। ये ट्रेड इम्बैलेंस आराम से हैंडल किया जा सकता है। हम्म। जहाँ तक स्टॉक मार्केट का सवाल है, हमारे स्टॉक मार्केट में करेक्शन हुआ है, हम्म। बट अगर आप ये देखें तो लास्ट 3 मंथ्स और पर्टिकुलरली लास्ट 1 वीक में वी आर मच बेटर इकोनॉमी देन मेनी अदर्स। और हमारे स्टॉक मार्केट ने कहीं गुना बेटर परफॉर्म किया है। अगर आप रुपए की स्थिति भी देखें अगेंस्ट डॉलर, it has corrected from highs of 87 plus to 85, हम्म। 85 plus now। तो और साथ में आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर रही है। ऐसी सिचुएशन में मार्केट्स अब क्योंकि ऑलरेडी करेक्ट हुए हैं, अब 21,000 सम 22,000 के आसपास पे निफ्टी घूम रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वी आर हम लोग के पास करेक्ट होने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। तो मेरे को हम्म। लगता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो ऐसी सिचुएशन में ये पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, और जो इसमें फॉल कर जाएगा वो एक वर्लपूल की तरह घूमता रहेगा। लेकिन जो इस सिचुएशन को ठीक से देखें तो इन्वेस्टर्स को के लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है मनी मेकिंग के लिए। हम लोग आप अगर बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर देखें तो वहां पे इट इज डीपली अंडर वैल्यूड, एंड उनका कोई हम्म। एक्सपोजर भी नहीं है टू ग्लोबल ट्रेड। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे देर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग फाइनेंशियल, जैसे मैंने आपको बताया, हम्म। इंटरेस्ट रेट्स भी कम जी। होने वाले हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी हम्म। सिचुएशन में अगर आपका इन्वेस्टर एक तरीके से इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखे, लॉन्ग टर्म व्यू रखे, एक साथ सारा पैसा ना लगा के ट्रांचेस में इन्वेस्टमेंट करे, और भरोसा रखे कि इंडियन इकोनॉमी विल डू एक्सट्रीमली वेल,
I think there are tons of opportunity, tons of money, tons of wealth to be created in Indian markets. You just need to have faith, belief और अपने ऊपर विश्वास रख के ये हेडलाइंस पे ना जाके और मेथोडिकल इन्वेस्टिंग का अप्रोच रख के आप बहुत पैसे बना सकते हैं। सही कंपनी ढूंढिए, सही प्रमोटर्स ढूंढिए, सही विजन रखिए अपना और लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखिए, पैसे बहुत बनेंगे। आप निराश नहीं होंगे। आप 5-10 साल का हिसाब से सोच के चलिए। इंडिया जैसी ग्रोथ किसी और कंट्री में आपको नहीं मिल सकती है। गोल्डन पीरियड है इंडिया के लिए। सर गोल्डन पीरियड जरूर होगा इंडिया के लिए, हम ये एक्सपेक्टेशन जरूर लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी को इस समय बूस्ट की भी जरूरत है, ना सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी को पर इंडियन इकोनॉमी को भी। लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल सर, बाजार को लेकर के बहुत कंसर्न है। किस बड़े बड़े शेयर्स का नाम ले लीजिए आप, किस कंपनी का शेयर नहीं टूट गया है इस समय डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ वॉर के बाद। और आज टाटा मोटर्स की जो कंपनी है जेएलआर, जो इनके साथ टाटा मोटर्स इंडिया में कारोबार करती है, उन्होंने कह दिया हम अमेरिका में अपनी गाड़ियां ही नहीं भेजेंगे जब तक ये टैरिफ वाली चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती हैं। तो टैरिफ के कारण अब वो कह रहे हैं कि हम गाड़ी नहीं भेजेंगे, उसकी वजह से टाटा मोटर्स लगभग 10% तक टूटता नजर आया। रिलायंस जैसी कंपनी जिसने गिरते बाजार में, करेक्ट होते बाजार में संभाला हुआ था बाजार को एक हद तक, आज वो टूट गई, अपने 52 वीक लो पे आ गई। ऐसे बड़े शेयर्स जिसमें आम इंसान थोड़ा भरोसा करके निवेश करता है, इन शेयर्स का अब क्या करें सर? अभी इनसे दूरी बना के रखें क्या? सो अर्निमा, मार्केट में इम्परफेक्शंस हमेशा आते रहते हैं। हम्म। मार्केट में जब भी कोई इस तरह का इवेंट होता है, और ये पहली बार कोई इवेंट नहीं हो रहा है। आपने आपने भी अपने समय में देखा होगा कि पहले कोविड आया था, तो कोविड में भी मार्च 2020 तक अचानक ही बहुत तेजी से मार्केट गिरा था और बहुत ज्यादा गिरा था, और उतनी हम्म। तेजी से ही ऊपर बढ़ा था। हम्म। इसी तरह से आपने शायद इतना नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने करीब 20 25 25 साल में कई बार इस तरह की साइकिल्स देखी हैं। और मार्केट हमेशा ओवर रिएक्शन करता है, और हम्म। जब ओवर रिएक्शन करता है तो कहीं ना कहीं वो गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। और हम्म। जब गैप्स क्रिएट हो जाते हैं तो उसको अल्टीमेटली वो गैप्स को फिल करता है आगे जाके। मार्केट रिएक्ट अल्टीमेटली कॉर्पोरेट अर्निंग्स के बेसिस पे करता है। जैसे कहा जाता है, मार्केट्स आर स्लेव्स टू अर्निंग्स। और जब तक कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस रहेगी, हमारा मार्केट, ये सब इस तरह की नॉइज आती रहेगी। आज ट्रम्प टैरिफ्स हैं, पहले इलेक्शंस थे, उससे पहले मॉनसून था, उससे पहले कुछ और था, वॉर्स थे, उससे पहले रशिया यूक्रेन का चल रहा था, मिडिल ईस्ट का चल रहा था, उससे पहले यूएस में इलेक्शंस। मतलब तमाम तरह की चीजें हैं जो चलती रहेंगी, और आगे भी आने वाले समय में कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। ये मार्केट में नेचुरल बिहेवियर होता है मार्केट का। जब भी मैच मार्केट का नेचुरल बिहेवियर से एक्चुअली डिविएट होता है, मुझे प्रॉब्लम तब होती है जब मार्केट में उथल पुथल नहीं हो रही थी और स्ट्रेट लाइन में ऊपर या नीचे जा रहा होता है। तब दिक्कत वाला समय होता है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है और फिर नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, दिस इज नेचुरल बिहेवियर एंड आई अप्रिशिएट इट। और मार्केट में जब भी करेक्शन आता है, एटलीस्ट मैं अपने जितने इन्वेस्टर्स को यही कहता हूँ कि हमें घबराना नहीं चाहिए, मार्केट को अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अगर आप मार्केट में उतार चढ़ाव से घबराते हैं, आई थिंक यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। आपको मार्केट में होना ही नहीं चाहिए, इक्विटी मार्केट्स में। हम्म। मैं आपको ये विश्वास के साथ बताता हूँ, ये कोई आखिरी बार नहीं हुआ है कि मार्केट में इस तरह का गिरावट आई है। और हम्म। मेरे हिसाब से तो 12-15% की गिरावट कुछ होती ही नहीं है इक्विटी मार्केट्स में। हमारा निफ्टी अभी 15% गिरा है ओवरऑल अपने पीक से। हम्म। और पीक से 15% गिरावट कुछ भी नहीं होती है मार्केट में। और हम्म। जो इन्वेस्टर्स इस समय उस चीज से घबरा रहे हैं, उनको घबराने की बजाय इससे लेसन लेना चाहिए। और लेसन लेना चाहिए कि मार्केट्स आर मेंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, और मार्केट्स में उतार चढ़ाव निश्चित है। जो आपने स्टॉक्स का जिक्र किया है, बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे रिलायंस हो गया है, चाहे टाटा मोटर्स हो गया है, या इवन कुछ बैंक्स, आज कुछ बैंक्स भी करे, आईसीआईसीआई बैंक में भी आज जैसे स्टॉक में भी करेक्शन आया है, जिसका इन सब चीजों से लेना कोई रिलेशन ही नहीं है। ट्रम्प हम्म। टैरिफ्स का आईसीआईसीआई बैंक से कोई लेना देना नहीं है, मतलब हम्म। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो ऐसी सिचुएशन में करेक्शन होना, ये तो ओवर रिएक्शन ही हुआ ना। तो हम्म। अल्टीमेटली जब मार्केट में डस्ट सेटल हो जाएगी,
ये सब चीजें भी अपने आप ही सेटल हो जाएंगी। हाँ, ऑफ कोर्स मेरे को लगता है कुछ स्टॉक्स जो जिनका एक्सपोजर है, जैसे आपने टाटा मोटर्स का नाम लिया, तो टाटा मोटर्स का ऑब्वियसली यूएस में एक्सपोजर है, एंड दे आर वन ऑफ द सेक्टर्स एंड द कंपनी विच नीड्स टू बी अवॉइडेड। इसी तरह से हम्म। टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं, शायद आज की डेट में हम लोग को कुछ समय वेट कर सकते हैं, लेट मार्केट टेक्स इट्स ओन कॉस्ट। बट जो इंडिया फेसिंग सेक्टर्स हैं और इंडिया फेसिंग कंट्रीज हैं, मेरे ख्याल से अगर उसमें करेक्शन हो रहा है तो उसमें एक डेफिनेट अपॉर्चुनिटी बनती है टू गेट गोइंग इनटू द मार्केट्स एंड मेक सम मनी। जी। और सर, चलते चलते मैं ये भी बता दूं कि यूएस मार्केट्स जो हैं वो रिकवर कर रही हैं। हमने जब शुरुआत की थी तो 4.25-4.5% की गिरावट देख रहे थे। पर अब जैसे जैसे हमारा ये सेशन क्लोजिंग की तरफ आया है, डाउ जोन्स में महज 2% की गिरावट, S&P 500 में महज 1.5% की गिरावट, और नैस्डैक 0.87% गिरा हुआ है। लगभग 1% के आसपास की गिरावट है। तो यूएस मार्केट्स मुझे लग रहा है रिकवर कर जाएंगी कल जब हमारा बाजार खुलेगा। तो कॉन्फिडेंस के साथ खुलने की उम्मीद अब करें सर? तो अनिमा, देखिए शॉर्ट टर्म में तो कहना कुछ भी खतरे से खाली नहीं है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। मैं और आप और कोई भी यहाँ पे एनालिस्ट एक्सपर्ट कोई भी आएगा, वो सब इंटेलिजेंट गेसेस करेंगे, क्योंकि कल सुबह अगर ट्रम्प आ गए और उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, सब कुछ चेंज हो सकता है। हम्म। तो ये आने वाले कुछ समय में, फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, मे बी 1 मंथ और सो, वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, और खूब वॉलेटिलिटी रहेगी। आपने देखा हम्म। है वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऑलरेडी बढ़ गया है। अभी जी। यूएस मार्केट 4% नीचे था, अब 2% रिकवर कर गया है। हो सकता है शाम तक फिर से 2% नीचे गिर जाए या ग्रीन में बंद हो जाए, हु नोस, हमें नहीं मालूम है। लेकिन ये जरूर मालूम है कि ये सिचुएशन ज्यादा समय तक ऐसे नहीं रहेगी। या तो हम्म। ट्रम्प नेगोशिएटिंग टेबल पे आएंगे या वापस लेंगे, या कहीं ना कहीं ट्रीटी साइन होंगी। इस सिचुएशन को ज्यादा इस समय तक ऐसे प्रोलॉन्ग नहीं हो पाएगा। तो और खासकर इंडियन मार्केट्स, जैसे मैंने आपको बताया, वी आर ब्यूटिफुली प्लेस्ड, और अगर हमने अपने कार्ड सही ढंग से खेले तो हम लोग अल्टीमेट विनर हो सकते हैं। जहां तक कल का सवाल है, परसों का सवाल है, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि कल क्या होगा या परसों क्या होगा। लेकिन ये जरूर है कि कुछ की इवेंट्स आ रहे हैं, जैसे यूएस आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसका जी। आउटकम होगा जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, विच इज ऑल हम्म। पॉजिटिव फॉर इंडिया। एंड आई थिंक हमारी इकॉनमी इज डूइंग वेरी वेल। थोड़ा बहुत अगर इससे फुल ब्लोन टैरिफ वॉर से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट भी आ सकता है, वी वुड स्टिल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो इंडिया के इन्वेस्टर्स तो खासकर दे शुड, अगर ध्यान से सोचें, रीजनिंग करके सोचें, दे शुड रिजॉइस, डोंट पैनिक, इन इट्स टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। जी। तो फिलहाल पैनिक ना करने की सलाह तो निवेशकों को है ही। इसके साथ ही साथ फिर अब इस शो को यहीं पर हम एंड करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि फिलहाल यूएस मार्केट्स के ऊपर ये बेस्ड शो था, ये समझने के लिए कि आखिर भारतीय बाजार पर क्यों इस तरीके से ट्रम्प के टैरिफ का जो है वो असर पड़ रहा है। यूएस मार्केट से काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं, ग्लोबल इकोनॉमी से के बारे में बात करने से काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसलिए बाजार जो गिर रहा था, निवेशकों की जो चिंता थी, वो ये वीडियो शायद आपको समझने में मदद करेगा कि हो क्या रहा है आपके आसपास, आपके पोर्टफोलियो अचानक से इतने लाल हो क्यों गए और बाजार क्रैश कर क्यों गया। गौरव गोयल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनिमा, थैंक यू वंस अगेन।